दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका रिसर्च विद पोपली के साथ। और आज हम लोग अपनी पहली रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहले इस रिसर्च रिपोर्ट पे कुछ भी डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें मैं जो आपको बताना चाहूँगा। वो सबसे पहली बात यह है कि सेबी बहुत क्लियर गाइडेंस देता है कि देखिए इक्विटी मार्केट में रिसर्च हमेशा सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क होती है। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, या तो आपके अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस पर ही ये रिसर्च करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वक्त मैं सी अमित पोपली जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और आपको यहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। बड़ी चर्चाओं में रही है कंपनी। आज हम इसके बारे में टेक्निकल भी पढ़ेंगे और फंडामेंटल भी पढ़ेंगे। एंड बट अगेन ध्यान रखिएगा, हमेशा इक्विटी रिसर्च सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क होती है। तो प्लीज 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 कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करके तभी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस बात को प्लीज मेक श्योर कीजिएगा। और आंखें बंद करके या फिर केवल र्यूमर के बेसिस पर या फिर केवल मैसेजेस के बेसिस पर किसी शेयर में कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए जी, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने चाह रहे हैं वोडाफोन आइडिया। आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया एक अमेलगमेटेड एंटिटी है, एक मर्ज एंटिटी है जिसमें दो बड़े बड़े प्रमोटर्स इन्वॉल्व हैं। एक है वोडाफोन जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, और दूसरा हिंदुस्तान से भी, भारत से भी आदित्य बिरला ग्रुप, जिनका आइडिया ग्रुप था जो कि बाद में वोडाफोन आइडिया बन गया था। तो कंपनी के आज की डेट में हम कह सकते हैं दो प्रमोटर हैं, एक आदित्य बिरला ग्रुप और दूसरा ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन। ठीक है जी, चले। अब कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की सबसे पहले चर्चा करना शुरू करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो देखिएगा कंपनी के फाइनेंशियल ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हैं। यानी कि कोई फाइनेंशियल देख के ना कोई बहुत ज़्यादा मैं इंकरेजमेंट नहीं मिलता कि ऐसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में ही क्वार्टरली बेसिस पे भी देखा जाए तो लगभग सब कुछ स्टेगनेंट है। कंपनी काफ़ी टाइम से कई चीज़ों से जूझ रही थी, जिनमें से मेन थी कि कंपनी के अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस को देखें, अगर आप कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो रिजर्व्स तो भाई 1,90,000 समथिंग कुछ, ये तो नेगेटिव में है। ओ माय गॉड, और ये करोड़ों में फिगर है अभी। तो मतलब इतने ह्यूज नेगेटिव में चल रहे थे। तो फिर तो किस बेसिस पर ऐसी कंपनी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रीजन क्या है, मैं एक एक चीजें आपको बताना शुरू करता हूँ। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको सामने लाना चाहता हूं, आपके देखिए कंपनी की अगर मैं पीयर से कंपैरिजन करूं तो इस इंडस्ट्री में कितने पीयर्स हैं इंडस्ट्री में। इसके अलावा मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो है आपका एयरटेल भारती और दूसरा है रिलायंस जियो। ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं। रिलायंस जियो इसी के सामने, कंपनी के सामने ही आया और कहां से कहां पहुंच गया, परंतु कंपनी कहां से कहां आ गई वोडाफोन की अगर मैं बात करूं। चले, तो सबसे पहले आज मैं ना नॉर्मली कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करें या पहले फंडामेंटल करें। कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। डिपेंड करता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे बनता है कि स्टेप नंबर 1 आपने टेक्निकल फॉलो किया या फंडामेंटल फॉलो किया। तो वोडाफोन आइडिया में जब मैंने इन्वेस्ट किया, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, अभी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा आपको डिस्कस करूंगा। तो जब मैंने वोडाफोन में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखा था। तो मैं भी आपको अब सबसे पहले टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ही लेके आता हूं। आप टेक्निकल चार्ट्स देखिएगा, देख रहे हैं ये इस तरीके से पिछले कुछ महीने से लगातार ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि चार्ट्स डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के चार्ट्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं। और इस तरीके का जब फॉर्मेशन बनता है ना चार्ट का, जब इस तरीके के फॉर्मेशन में कोई चार्ट चलता है, मैंने पिछले 6 महीने का लिया है, तो इस तरीके के चार्ट को अपन लोग असेंडिंग चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग चैनल। अब मैं हालांकि अभी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से डिफरेंट तरीके के चार्ट्स कैसे होते हैं, उनके पैटर्न्स कैसे होते हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है, फिर आरएसआई वगैरह, ये सब चीजों को सिखाने का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं ताकि आप जिस वक्त भी
कभी भी शेयर मार्केट में एंटर करने का सोचे तो उससे पहले आप पूरी तरह से इक्विप्ड हो, किसी भी कंपनी के चार्ट को पढ़कर आपको पता लगता हो कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट किस लेवल पे करना चाहिए और किस लेवल पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये सब चीजें सिखाने के लिए मैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से कोर्स ला रहा हूँ, हाउ टू रीड टेक्निकल चार्ट, और बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पे रहेगा ताकि मासेस तक ये कोर्स पहुंच सके। मेरा पर्पस केवल एक है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो एटलीस्ट नॉलेज हो, क्योंकि जब टेक्निकल चार्ट को पढ़कर हम भारतवासी इन्वेस्ट करते हैं तो 90% लॉसेस ही कमाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि टेक्निकल चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। तो इसलिए पूरा A to Z मैं आपको सारा कोर्स के अंदर उसमें सिखाने वाला हूं। मैं जल्दी उसकी अनाउंसमेंट जारी कर दूंगा, बट फिलहाल इस तरीके के चार्ट को अपन लोग असेंडिंग चैनल कहते हैं, जहां पर शेयर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से असेंडिंग चैनल में बढ़ रहा होता है तो इसमें ना कुछ चीजें घटित हो रही होती हैं इस तरीके के चार्ट्स में। वो क्या, नॉर्मली ऐसे चार्ट्स में जो वीक हैंड है ना वो एग्जिट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स नॉर्मली इस तरीके में नॉर्मली एंटर कर रहे होते हैं। अब यहां पर एक और फैक्टर मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि लगातार जब चार्ट ऐसे बढ़ी जा रहा है तो एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब जिसे आप आरएसआई कहते हैं। मैं डेफिनेटली अपने कोर्स के अंदर इन चीजों पे चर्चा करने वाला हूं। तो आरएसआई जो इंडिकेटर होता है वो इस टाइम 70 से ऊपर चला गया है। नॉर्मली अगर किसी शेयर का आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर चला जाए तो वो ओवर बॉट सिचुएशन को दिखाता है, मतलब शेयर को उसकी हैसियत से ज्यादा परचेस कर लिया गया है। तो क्या आरएसआई यहां पर 70 से ऊपर है? हाँ, 70 से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या ये शेयर को अब बहुत ज्यादा बाय कर लिया गया है? नॉर्मल सिचुएशन में होती ना तो मैं कहता हाँ, परंतु यहां पर एबनॉर्मल सिचुएशन है। अच्छा, एबनॉर्मल क्यों है? ड्यू टू इट्स फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल पे आ रहा हूं क्योंकि अभी तो टेक्निकल पे हूं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कारण मैं कह सकता हूं कि एबनॉर्मल सिचुएशन है, जहां आरएसआई 70 से होने के बावजूद भी मैं निश्चिंत रह सकता हूं कि मुझे अभी तक कोई दिक्कत फेस नहीं हो रही है। हालांकि आरएसआई 70 से ऊपर इंडिकेटर होता है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बट पीछे मेरे फंडामेंटल इतने स्ट्रांग कुछ आ रहा है, कुछ इवेंट इतना स्ट्रांग आ रहा है कि जिसकी वजह से आरएसआई 70 से ऊपर होने के बावजूद भी मैं आज की डेट में निश्चिंत हूं। तो दो फैक्टर आपने देखे, पहला, शेयर असेंडिंग चैनल बना रहा है, यानी कि पीछे कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है। दूसरा, आरएसआई 70 से ऊपर पहुंचने के बावजूद भी निश्चिंत हूं क्योंकि शेयर फिर भी अपवर्ड मूवमेंट पे जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग की कोई चांसेस यहां पर लग नहीं रहे ज्यादा आई सेड थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब सवाल उठा कि मेरे इतने पॉजिटिव होने का, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखे जाएं ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हैं। अच्छा, कस्टमर बेस बढ़ रहा है? नहीं, बट मैं कह सकता हूं कि गिरना बंद हो गया है। अच्छा, कोई क्वार्टरली फाइनेंशियल में कोई सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है? नहीं। तो फिर हो क्या रहा है? ये सब कुछ फॉर्म क्यों हो रहा है? क्या कोई र्यूमर बेस्ड मार्केट चल रही है? र्यूमर नहीं कहेंगे इसे। और तो रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। रीजन क्या है, किस बेसिस पर मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया? रीजन टेक्निकल तो बाद में आया, जब मैंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की। पहले उसका फंडामेंटल रीजन था और फिर फंडामेंटल के बेसिस पे इन्वेस्ट करने के बाद टेक्निकल बिल्कुल उसी हिसाब से चलने लगा, तो मैं पॉजिटिव हुआ और मैंने फिर बढ़ते लेवल पर इन्वेस्टमेंट शुरू की। मैं आपको बताता हूं कि मैंने किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट की और क्या किया। मेरे दो पोर्टफोलियो हैं। ये पहला पोर्टफोलियो जो है, यहां पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, 9.18 रुपीज का मेरा एवरेज प्राइस रहा। मैंने नीचे के लेवल से बाय करना 8 रुपए, 8.5 रुपए पे शुरू कर दिया था। इस पोर्टफोलियो में मेरे पास 1,76,000 शेयर्स हैं और इतने प्रॉफिट पे आज की डेट में अभी मैं हूं, पर मैंने बुक नहीं किया, मैं अभी भी होल्ड ही कर रहा हूं। और फिर मेरा ये दूसरा पोर्टफोलियो भी है और जहां पर मेरे पास 1,38,000 समथिंग शेयर है, 9.28 का प्राइस है और मैं इतने प्रॉफिट पे हूं, मैंने बुक नहीं किया, मैं अभी भी स्टे इन्वेस्टेड हूं इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या कारण है कि मैं अभी भी स्टे इन्वेस्टेड हूं और मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था? चलिए अब उन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करता हूं। हाँ जी, वोडाफोन आइडिया देखिए, भारत में दो ही कंपनियों का राज है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। तो ऐसी सिचुएशन, इसे ड्यूओपोली कहा जाता है, जहां दो कंपनियां लगभग सारा राज कर रही हैं। हालांकि तीसरा प्लेयर मौजूद है बट उसकी मार्केट सब्सटेंशियली डाउन हो रही थी। अब ऐसे समय में एक ट्रंप साहब आए और ट्रंप साहब ने नया खेल शुरू किया टैरिफ का।
भारत और इंग्लैंड की एक काफ़ी समय से डील पे डिस्कशन चल रही थी, कॉल्ड एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए एग्रीमेंट। और इस डील के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की कंपनियों को अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब एफटीए डील भारत की यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ साइन हो चुकी है। तो सोचो, क्या ये पॉसिबल था कि इंग्लैंड की एक कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है वो इंडिया के अंदर आए और हम उसे भगा दें यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था। फिर स्टारमर साहब इंडिया आ रहे थे, मेरे लिए ये भी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था। और मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनी की एक पिटीशन फाइल हुई थी कि 2017 का कंपनी के कुछ ड्यूज थे और 2017 के उस ड्यूज को एग्जम्पशन करने के लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। अब मेरी निगाहें उस सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन पर थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक बहुत पॉजिटिव स्टैंड लेते हुए कहा कि हम गेंद छोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है करे। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में गेंद चली गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। 31 दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है कि शायद डिसीजन ले ले, क्योंकि कंपनी को 31 मार्च 2026 तक ये एजीआर ड्यूज जमा कराने का वक्त है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कब, तभी तो कंपनी जमा कराएगी। कंपनी के पास क्या इतना पैसा है? कंपनी वो बैंकों से अरेंज कर लेगी पैसा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक काफी पॉजिटिव हो जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दे देती है एजीआर ड्यूज से। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं? अब ये वो इवेंट है जिसके कारण ये शेयर आप देखेंगे तो इस तरीके का असेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है। सब कुछ, सारी निगाहें आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऑल आईज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिकेशन, साहब ने एक पॉजिटिव दिया था कि वोडाफोन आइडिया की एप्लीकेशन आने दो, वी विल कंसीडर। बट फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना घट गई, वो थी आइडिया, वो थी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारतीय मार्केट में 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है। आपने देखा होगा कि बीच में अभी कैसा झोलम झाल हुआ, किस तरीके से इतनी ह्यूज नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसका खामियाजा कई पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा और पूरे देश के कई एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल था। और आप जान के हैरान होंगे कि भारत में मुश्किल से 5% लोग केवल एयरलाइंस का यूज करते हैं, वो भी 5%, मैंने मैक्सिमम कहा है। बट नाउ कम टू टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट। टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट में तो भारत में 80% लोगों के पास मोबाइल होंगे। और ले देखा अगर मैं कहूँ, एयरटेल और जियो बहुत बड़े भी हैं, तब भी वोडाफोन तीसरे नंबर का प्लेयर है और इसके बाद बहुत बड़ी करोड़ों में मार्केट होगी। तो अगर ये मार्केट अगर डिसरप्ट हो गई, अगर ये मार्केट में उथल पुथल हो गई तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया की एप्लीकेशन की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एप्लीकेशन पर पॉजिटिव डिसीजन लेने का ये सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मार्केट नहीं चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मार्केट के अंदर दो ही प्लेयर रहे, एक रहे एयरटेल और जियो, जो कि अपने हिसाब से मार्केट को डिक्टेट करे, जैसे इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री में किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को लाया जाए, और अगर कंपटीशन को लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को रहना मार्केट में जरूरी है। और मुझे इन सब कारणों से लगता है कि 31 दिसंबर, मुझे ही नहीं मार्केट को भी लग रहा है, तभी आप देख रहे होंगे ऐसे इस तरीके का चैनल फॉर्म हो रहा है। इन सब फैक्टर को देखते हुए लगता है कि 31 दिसंबर तक या उसके आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लेके कंपनी को एक बड़ी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से शेयर बढ़ रहा है। अब मैं कब तक इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा? देखिए, अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन का सबसे पहले तो वेट करेंगे, और वेट करने के बाद उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरीके का फॉर्मेशन फॉर्म होता है। बट मैं अभी आने वाले समय में जल्दबाजी में इसमें प्रॉफिट बुक करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूं। मेरी नज़र में ये शेयर में मैं जब प्रॉफिट बुक करूंगा तो लगभग 16 से 20 तक के लेवल पे प्रॉफिट बुक करूंगा। बट अगेन, हम इस चैनल पे आपको अपडेटेड रखेंगे और जैसा भी होगा। एंड दोस्तों, ये हमारी आज की रिसर्च थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिसर्च समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आई, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ इनकरेजिंग वर्ड जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम ये रिसर्च रिपोर्ट महीने में किसी एक कंपनी के लिए जरूर लाएंगे, और इसके साथ में इसी चैनल पर ही आईपीओ के एनालिसिस भी होंगे। जितने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं सबका एनालिसिस किया जाएगा।
अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं हैं, आपको इन टर्म्स का बिल्कुल नहीं पता, आईपीओ, एफपीओ इन टर्म्स का बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सारी टर्म्स को समझाने के लिए भी छोटी-छोटी वीडियोज़ आती रहेंगी। इसके साथ में एक और चैनल भी है और उस चैनल पे अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इन 2 चैनल्स पे अगर आप रहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने से साल के बीच में आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, जिन्हें पता होगा कि कब शेयर मार्केट में एग्जिट लिया जाता है, कब एंटर किया जाता है। एग्जैक्ट मूवमेंट देखिए कोई नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट आपको इंडिकेशन रहेंगे कि हाँ, इन घटनाओं का क्या प्रभाव इस शेयर्स पर रह सकता है। तो अगेन दोस्तों, मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अपनी आज की पहली रिसर्च को कंक्लूड करता हूं एंड अगेन उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिसर्च पसंद आई होगी। प्लीज मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप और डिटेल किसी और पार्टिकुलर पॉइंट को अगर आप सोचते हैं कि अभी मिस हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगली उस रिसर्च रिपोर्ट में उन पॉइंट्स को भी कवर करूंगा। वैसे मैंने जिन बेसिस पे इस शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगेन एक बात दोबारा कहना चाहूंगा कि देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती है, तो प्लीज किसी भी र्यूमर, किसी भी एसएमएस, किसी भी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनलों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, अपनी खुद की रिसर्च को फॉलो कीजिएगा या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या रिसर्च एनालिस्ट हो, उनके एडवाइस पे ही फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हम मिलेंगे जल्दी किसी नए अपकमिंग आईपीओ के एनालिसिस के साथ। थैंक यू, बाय बाय। और ये जो स्टॉक ऑफ द मंथ है, ये हर महीने में सेकेंड या थर्ड संडे को आता रहेगा। तो अगले मंथ में यानी कि जनवरी में जो भी सेकेंड या थर्ड संडे होगा, वहां पर हम किसी और ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।